रिवीजन में है कोरिलेशन। ये कोरिलेशन का मतलब क्या है? पहले दो वेरिएबल्स का एक समय पे आप पढ़ोगे आपस में कैसा रिलेशन है, ठीक है। अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में हो तो क्या होएगा? पॉजिटिव। डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब दोनों बढ़ेंगे दोनों घटेंगे, इसका मतलब होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर इनवर्सली रिलेटेड होंगे, इनवर्सली रिलेटेड में क्या हो जाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। जैसे मान लो हम बात करते हैं, एक वेरिएबल मैंने लिया हाइट, एक मैंने वेरिएबल लिया वेट, ठीक है। हाइट और वेट का कैसा कनेक्शन है? पॉजिटिव है नेगेटिव? हाइट और वेट का, हाइट ज्यादा होगी तो वेट, ये एक्सेप्शंस नहीं मैं बात कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। हाइट ज्यादा होगी तो वेट, हाइट छोड़ो, आप एज की बात कर लो। एज के साथ वेट क्या होगा? बढ़ेगा कम होएगा? बढ़ेगा। एज बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। दोनों कैसे रिलेटेड है? पॉजिटिव को रिलेटेड है, सही है। वो भी पॉजिटिव को रिलेटेड है। अगर समझने में औखा हो रहा है, ये बिल्कुल आसानी से समझ आपको आ जाएगा, सही है। तो कोरिलेशन बड़ा मतलब सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा कि इन वेरिएबल्स का आपस में कनेक्शन हो रहा है। डन है, ठीक है। ये इस तरह से होगा, वेट मार्क्स हो गए, ये मतलब बड़े सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। अब मीनिंग ऑफ कोरिलेशन मैंने आपको बता दिया कि दो वेरिएबल्स का आपस में कनेक्शन आप पढ़ोगे। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला है यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट क्या होता है? जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो, एक एक वेरिएबल को पढ़ी जा रहे हो। मार्क्स पढ़ लिए, मार्क्स के साथ कुछ पढ़ेंगे वो बाईवेरिएट है, और यहाँ पे बाईवेरिएट ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल की स्टडी नहीं करेंगे, साइमल्टेनियसली दो वेरिएबल की स्टडी करेंगे। जैसे डिमांड के साथ हमने प्राइस को स्टडी करा, कैसा कोरिलेशन मिला? नेगेटिव। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, तो कैसा रिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन है, सही। यूनिवेरिएट आप पिछले चैप्टर्स में करके आए हो। जैसे मान लो हमें सिर्फ क्लास के मार्क्स पता करने हैं, एवरेज कि क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके लिए क्या करेंगे? मार्क्स की स्टडी कर लेंगे बस। मार्क्स के साथ कुछ और स्टडी नहीं ना करा, वो बाईवेरिएट होता है जब आप दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हो, सही है। यूनिवेरिएट अभी तक हम करते आ रहे हैं, बाईवेरिएट में यही है। बाईवेरिएट में आप दो वेरिएबल्स की साइमल्टेनियस क्या करोगे? स्टडी। एक्स होएगा, वाई होएगा। एक्स के बढ़ने से वाई के ऊपर क्या असर आ रहा है वो चेक करना है। एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक्स के बढ़ने से वाई घट रहा है नेगेटिव कोरिलेशन है, उसको बाईवेरिएट कहते हैं, सही है। इसमें एक तरफ एक्स होगा एक तरफ वाई होगा, दोनों को आप देखना पड़ेगा आपस में किस तरह का कनेक्शन है। डन है, क्लियर। नेक्स्ट बाईवेरिएट में ये देखो, ये एक एग्जांपल है, इसका आपको बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इसमें मार्क्स कितने बच्चों के दिए हुए हैं? 20। किस सब्जेक्ट में? लॉ और स्टैटिस्टिक्स में दिए हुए हैं। अब हम कैसे इसका बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे? पहले यहां पे लॉ, इसको नाम दे दिया एक्स, यहां स्टैटिस्टिक्स, इसको नाम दे दिया वाई। इधर लॉ चलेगा, नीचे स्टैट्स चलेगा। लॉ में कितने नंबर आए हैं? 10, 11, 12, 13, 14, बस यही आए हैं। स्टैट्स में क्या क्या नंबर आए हैं? 20, 21, 22, 23, 24, ये नंबर आए हैं स्टैट्स में। ठीक है जी, ये मैंने बना दिए सेल्स। अब आप इसको पढ़ो, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके लॉ में 10 स्टैट्स में 20 आए हैं? एक तो ये बच्चा है, कोई और है ऐसा बच्चा? नहीं है। ये 10-20 वाला यहां पे टैली मार्क लगा दिया मैंने। टैली मार्क मतलब एक फ्रीक्वेंसी है। 11-21 यहां टैली मार्क, 10-22 यहां टैली मार्क, 11-21 ये दो टैली मार्क हो गए, 11-23 टैली मार्क, 14-23
टैली मार्क, 12-22 ये टैली मार्क, 12-21 ये टैली मार्क, 13-24 ये टैली मार्क, 10-23 ये टैली मार्क, 13-24 ये 2 टैली मार्क हो गए, 12-23 ये 1 टैली मार्क, 11-22 1 टैली मार्क, 12-23 ये 2 टैली मार्क हो गए, 10-22 ये 2 टैली मार्क हो गए, 14-22 1 टैली मार्क, 14-24 1 टैली मार्क, 12-20 का 1 टैली मार्क, 13-24 के 3 हो गए, 10-23 के 2 हो गए। बना लिए? हाँ जी, ये मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया बाई वेरिएट। क्लियर है? डन है भाई? समझ में आ गया? इसमें ना आप एक बात समझो पहले, ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी भरी है ये 20 होएगा टोटल मिला के, टोटल इनको ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। अब अगर इसको आप हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी 1 और 1 2, ये 2 + 1 3, सही है ना? ये 2 1 3 1 4 1 5, फिर 6, फिर 4, इनको ऐड करेंगे ना 20 आएगा। सिमिलरली वर्टिकल फ्रीक्वेंसी 5 4, ये बनेगा 5, ये बनेगा 3, ये बनेगा 3, इनको ऐड करेंगे तो भी 20 आएगा। चेक कर लो एक बार, सही है? अब इसमें ये बाई वेरिएट आपका तैयार हो गया। इसमें से क्या क्या निकल कर आएगा? इसमें सबसे पहले आप बताओ, ये वर्टिकल फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है? किसके डिस्ट्रीब्यूशन? ये 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे कौन से हैं? कांस्टेंट वाले देखने हैं, क्योंकि देखो ये 2 बच्चों के यहां नंबर 10 है, यहां नंबर 12 है, बट ये अगर मैं इन दोनों फ्रीक्वेंसी का सम कर रहा हूं, इसमें कांस्टेंट क्या चीज है? स्टैट्स। मतलब ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके स्टैट्स में कितने नंबर आए हैं? 20, क्योंकि लॉ में तो बदल रहे हैं, लॉ के बारे में तो बता ही नहीं पाओगे। ये 3 बच्चे कैसे हैं जिनके स्टैट्स में 21 आए हैं, 5 स्टैट्स में 22 आए हैं, 6 स्टैट्स में 23, 4 स्टैट्स में 24, ये 5 लॉ में 10, ये 4 लॉ में 11, ये 5 लॉ में 12, ये 3 लॉ में 13, ये 3 लॉ में 14। सही है? क्लियर? ये सारा टेबल ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे बनाना है। बना लिया? इसके बाद इसमें से ना दो निकलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना इसे। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बनेंगे 2 मार्जिनल में क्या होता है? बस ये आपको ये देखना आप किस किस पैरामीटर की स्टडी कर पा रहे हो। एक मार्जिन किसका बनेगा? लॉ का। हाँ, जिसमें स्टैट्स को रखेंगे कांस्टेंट, यहां मार्क्स, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब ये बेसिकली आपको यूनिवेरिएट सिर्फ लॉ की स्टडी करनी है, ऊपर से ही ये 2 बनकर आएंगे। लॉ की स्टडी अलग हो जाएगी, स्टैट्स की अलग हो जाएगी। लॉ में नंबर 10 11 12 13 14 यही थे। लॉ की फ्रीक्वेंसी ये वाली है ना, कौन सी वाली है? 5 4 5 3 3, 5 4 5 3 3, एक ये बन गई। एक बनेगी स्टैट्स की, स्टैट्स में भी वही मार्क्स यहां पे एक तरफ आ जाएंगे, एक तरफ क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां नंबर कितने आए हैं? 20 21 22 23 24, और फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे? 2 3 5 6 4, 2 3 5 6 4। समझ आ गया? कितनी मार्जिनल बनी है? मार्जिनल कितनी बनी है? 2 बनेंगी, 2, एक किसकी? लॉ की, एक मतलब मार्जिनल इसलिए होता है कि हम किसकी स्टडी करना चाह रहे हैं। सपोज आपके पास पढ़ा ये बाई वेरिएट है, मुझे स्टडी सिर्फ लॉ का करना है, तो लॉ के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? यूनिवेरिएट। वही मैंने बनाए हैं। कितने बनेंगे? 2, तो इसलिए मार्जिन कितने बनेंगे यहाँ पे? 2। कंडीशनल कितने बनेंगे? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल में ना मुझे स्टडी करना ऐसे है
जैसे मैं ये स्टडी करना चाह रहा हूं ऐसे बच्चों की जिनके लॉ में 10 नंबर आए हैं, स्टैट्स में कितने आए हैं, ऐसे बच्चे स्टडी करने हैं मुझे। कौन से वाला मुझे कॉलम या रो स्टडी करना है? मैं कह रहा हूं लॉ में तो 10 ही नंबर हैं, उनका स्टैट्स में कैसा परफॉर्मेंस है चेक करते हैं। चलो कौन से वाला चेक करोगे? ये कॉलम चेक करोगे, ये कॉलम में कौन से बच्चे फिट हो रहे हैं? जिनके लॉ में 10 है, स्टैट्स में बदल रहे हैं, स्टैट्स में किसी के 23 भी आए हैं, 22 भी आए हैं। ठीक है, मुझे ऐसे बच्चे की स्टडी करनी है जिसके लॉ में 12 आए हैं, स्टैट्स में कितने कितने आए हैं। थर्ड कॉलम, ऐसी कितनी स्टडीज होंगी? 10। 10 कैसे बताओ, कौन कौन सी होंगी? लॉ में 10 स्टैट्स की स्टडी, लॉ में 11 स्टैट्स की स्टडी, लॉ में 12 स्टैट्स की स्टडी, लॉ में 13 स्टैट्स की स्टडी, लॉ में 14 स्टैट्स की स्टडी। 5 स्टडीज ही हो गई, 5 स्टडीज और बनेंगी। स्टैट्स में 20 लॉ की स्टडी, स्टैट्स में 21 लॉ की स्टडी, स्टैट्स में 22 लॉ की स्टडी, स्टैट्स में 23 लॉ की स्टडी, स्टैट्स में 24 लॉ की स्टडी। सही है, कितनी स्टडी बनी है? 10। तो ये क्या बनेगा बेसिकली? P प्लस क्यू, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको ऐड कर देंगे, ये कंडीशनल बनेंगी 10। 5 रो है, 5 कॉलम है, ऐड करके कितना कंडीशनल आएगा? 10। अब नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ सेल्स P मल्टीप्लाई क्यू, ये बनेगा 5 इंटू 5, कितने सेल्स बनेंगे? 25। 25 इसको सेल कहते हैं, ये जो एक डब्बा है ना, ये डब्बे को सेल कहते हैं। ठीक है, और सम ऑफ द सेल्स में हैव 0 फ्रीक्वेंसी, कुछ सेल्स खाली भी हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? 0। कि कुछ सेल्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? 0। ये पता होना चाहिए सब, ये लिखा हुआ है। बाईवेरिएट में मार्जिनल, कंडीशनल, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं? कितने हैं? यहां लिखा नहीं हुआ, शायद लिखा हुआ है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं? 2। कंडीशनल कितने हैं? P प्लस क्यू। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? P इंटू क्यू, सम ऑफ द सेल्स में हैव 0 फ्रीक्वेंसी। सही है, ये सब यहां पे लिखा हुआ है। डन है? क्लियर भाई, सबको क्लियर है? ये चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। ठीक है, डन। आगे, अब कोरिलेशन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। पॉजिटिव का मैंने बताया आपको, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा। नेगेटिव का एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घटेगा। ये इनवर्स कनेक्शन होता है और इधर वाला डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये फर्क समझ आ गया होगा? डन है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे डिमांड और प्राइस है, प्राइस और डिमांड कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। अच्छा, सप्लाई और प्राइस पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इनका। सही है। अच्छा, एक एग्जाम्पल पेपर में भी आया हुआ है, नंबर ऑफ क्लेम्स वर्सेस प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर क्लेम ज्यादा आ गए, इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट घट गया, इसका मतलब कैसा कोरिलेशन आ रहा है? नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। सही है। और सारे एग्जाम्पल, कुछ भी आप एग्जाम्पल बना सकते हो कि ये होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, है ना, कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल आपको बस स्टडी करना पड़ेगा, दोनों का आपस में कैसा संबंध है, दोनों पॉजिटिव रिलेटेड है, नेगेटिव रिलेटेड है, किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? डन। एक स्पूरियस कोरिलेशन भी होता है। स्पूरियस क्या होता है? बेतुका सा, नो कैजुअल रिलेशन। जैसे वो शू साइज और इंटेलिजेंस का होता है, क्या जूते का साइज बड़ा होगा वो इंटेलिजेंट होएगा, है तो बेतुकी सी बात। ये कैसा कोरिलेशन है? स्पूरियस। स्पूरियस मतलब नो कैजुअल रिलेशन, बेतुकी सी बात होएगी, मतलब कोई आपको वहां पे रीजन नहीं मिलेगा, बिना रीजन के कुछ एक तर्क दिया गया जो कि इलॉजिकल है, बिना रीजन के, कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, बस बड़े बुजुर्ग कह गए थे उसके हिसाब से इन्होंने मान लिया कि भाई ऐसा होएगा। ठीक है, मुहावरे को इन्होंने एक लॉजिकल एंगल देने की कोशिश करी है जो कि होगा नहीं एक्चुअल में। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? या तो ये लीनियर बनेगा, ये कैसा होता है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू क्या होती है? 1। आर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पढ़ेंगे अभी आगे। ये कैसा है?
ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कैसे समझ में आ रहा है? देखो, एक वेरिएबल के बढ़ने से, ये x बढ़ने से y बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? आगे जा रहे हो, ग्राफ ऊपर को नहीं जा रहा। आगे जाने का मतलब x बढ़ रहा है, ऊपर जाने का मतलब y बढ़ रहा है। x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। सही है, डन है। इसके बाद ये देखो, ये कैसा है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसका आर क्या होगा? -1। इसका आर 1 हो गया, इसका आर होएगा 0 से 1 के बीच में, होएगा पॉजिटिव। सही है, परफेक्ट नहीं है। एक ये है, इसका क्या होगा? इसमें पहले आप ये देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे आप आगे जा रहे हो, ग्राफ ऊपर आ रहा है नीचे को आ रहा है? नीचे को आ रहा है, मतलब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। नेगेटिव कोरिलेशन में आर की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। बट ये 0 से -1 के बीच में होगी। सही है भाई, क्लियर है, डन। अब ये एक बार पढ़ लेते हैं। इफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब इंक्रीज ऑन वन पार्ट इंट्रोड्यूसेस इंक्रीज ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वेरिएबल, वही चीज। कैसा कोरिलेशन होएगा? पॉजिटिव। हाइट और वेट का कैसा है? पॉजिटिव। हाइट ज्यादा, वेट ज्यादा, क्लियर। रेनफॉल एंड प्रॉफिट का, जितनी बारिश ज्यादा होगी उतना प्रॉफिट। किस चीज का? रेनफॉल का। भाई रेनफॉल ज्यादा होएगी, फसलों को ज्यादा पानी मिलेगा, मतलब डिपेंड, ये ना वैसे थोड़ा सा ये है, कंडीशनल है, कंडीशन के ऊपर है। रेनफॉल ज्यादा होएगी, फसलों को अच्छा पानी, सूखा ना पड़े, ये उस पर्पज से कह रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से। फसलें अगर अच्छी ग्रो करेंगी, अच्छा प्रॉफिट होएगा, उस एंगल से कह रहे हैं। वैसे तो कई बार एक ही ज्यादा बारिश आ गई, फसलें बर्बाद भी हो जाती हैं, ठीक है, वो कंडीशनल चीज है ये। डन है, ये सारे पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव में क्या लिखा हुआ है? एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। ना ना ना, एक मिनट रुको, कौन सा कौन, हाइट एंड वेट हो गया, ईल्ड एंड, ईल्ड लगा लो। ईल्ड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। वो सही है, समझ गया। ये देख, अगर रेनफॉल बढ़ेगी, ईल्ड बढ़ेगी। ईल्ड बढ़ेगी, ईल्ड क्या होता है? आउटपुट होता है ना। अगर आउटपुट बढ़ेगी, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। ये ईल्ड की जगह पे प्रॉफिट होता तो भी सही था, क्लियर। एक प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का कैसा होएगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम रखोगे प्रॉफिट। ये मैंने कल पार्टनरशिप में भी बताया था आपको। पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट होता है किस रेशो में बटेगा? एज पर द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। जितनी कैपिटल इन्वेस्ट होएगी उतना प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ये कल पार्टनरशिप में बताया था मैंने, उसमें रेशो में जो कर रहे थे हम, रेशो में कर रहे थे ना पार्टनरशिप वाला टॉपिक, उसमें बताया था। और टाइम का भी कनेक्शन होता है वहां पे, याद आ रहा है? टाइम का कैसे था बोलो? मान लो, चलो एक एग्जांपल कर ही लेते हैं। एक बंदे ने 1,20,000 रुपए लगाए, ठीक है, इसने लगा दिए स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में लगा दिए। दूसरे बंदे ने 80,000 लगाए, इसने इन्वेस्ट किए आफ्टर 3 महीने। अगले बंदे ने लगा दिए 1.5 लाख, इसने किए आफ्टर अनदर 2 महीने। रेशो बताओ किस में प्रॉफिट बटेगा? एक साल के एंड में कुछ प्रॉफिट हुआ, उसे बांटना है, वो किस रेशो में बटेगा? वन 144 रेशो 13। रुको यार रुको, पहले बताओ 1,20,000 कितनी देर के लिए इन्वेस्ट रहा?
साल के लिए इंटू 12, रेशो 80,000 9 महीने के लिए, 3 महीने के बाद पैसा लगाया, इन्वेस्ट कितनी देर रहा, 9 महीने। और जो ये 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख, इसका इन्वेस्टमेंट जो है ये कितनी देर का है, ये 9 आ गया, ये 1.5 लाख कितनी देर के लिए, 7 महीनों के लिए। आफ्टर अनदर 2 महीने, मतलब 5 महीने हो गए, 7 महीने उसका पैसा इन्वेस्ट रहा। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ये कितना, 4 जीरो ही कट जाएंगी, 4 ही कट गई। ये 12 12 144, 9 8 72, 15 7 105। इस रेशो में आपका प्रॉफिट बटेगा। सही है, क्लियर। चलिए भाई आगे। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया नेगेटिव कोरिलेशन का। जैसे प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी नंबर ऑफ क्लेम्स, कैसा है ये, नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। प्राइस और डिमांड का, प्राइस और डिमांड का नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल। और ये शू साइज और इंटेलिजेंस, ये कैसा कोरिलेशन है, स्पूरियस, स्पूरियस कोरिलेशन। अब कोरिलेशन मेजर करने के तरीके क्या हैं। सबसे पहला ग्राफिक, ग्राफिक में क्या आता है, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में ना आप क्या करते हो, एक ग्राफ प्लॉट करते हो, ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। सपोज आपने प्राइस और डिमांड को पढ़ना है, इस एक्सिस पे ले लोगे प्राइस, इस एक्सिस पे ले लोगे डिमांड। आपने कई लोगों से पूछा, बहुत लोगों से बात करी, उनका डेटा इकट्ठा करा कि अगर इस प्राइस पे आपको सामान दें क्या आप ले लोगे। डिमांड नोटिस करी, कितनी डिमांड आ रही है। फिर वो जितनी भी थी, जैसे मान लो प्राइस मैंने रखा 10 रुपए किसी चीज का, डिमांड आ गई 100, मतलब 100 बंदे लेने को तैयार है, तो 10,100 कुछ यहां कहीं पे मार्क हो गया 10,100, ठीक है। मैंने प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा के मैंने कर दिया 20 रुपए, डिमांड थोड़ी कम हो गई, अब 90 लोग लेने को तैयार हो रहे हैं, तो अगला पॉइंट मैंने यहां पे मार्क कर लिया 20,90, ठीक है। मैंने फिर और प्राइस बढ़ा के देखा, प्राइस मैंने बढ़ा दिया 30 रुपए कर दिया, 30 करके मैंने डिमांड आ गई 75, 75 लोग लेने को तैयार है सिर्फ, तो यहां पे पॉइंट मार्क हो जाएगा कुछ यहां पे 30,75। सही है। इसी तरह से सभी लोगों से डेटा इकट्ठा करा और मैंने इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया, ये पॉइंट बनकर आगे कुछ ऐसे। फिर मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा और जैसा ग्राफ बना, इस ग्राफ के नेचर को मैंने देखा। अगर ग्राफ ये है लेफ्ट, ये है राइट, अगर अपर लेफ्ट से लोअर राइट में ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। सही है। इसमें ग्राफ का नेचर देख के प्रेडिक्ट कर दोगे कि किस तरह का कोरिलेशन है। सिर्फ आपने लोगों से बात करी, डेटा इकट्ठा करा, ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, ग्राफ के नेचर को पढ़ा और फिर सीधा डिसीजन दे दिया। सही। अगर ग्राफ मान लो कुछ पॉइंट आपके ऐसे बन रहे हैं, मान लो अब इनको ज्वाइन करके आपका इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अब ये किधर को जा रहा है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट। अगर लोअर लेफ्ट से अपर राइट जा रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अपर लेफ्ट से लोअर राइट जा रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन। सही है, क्लियर। एक क्लियर ट्रेंड का प्रेडिक्शन होगा, क्लियर ट्रेंड। कई बार होता है ट्रेंड प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, एक सर्कल सा बन जाता है। जैसे मान लो मैंने लोगों से बात करी और लोगों से बात करके डेटा इकट्ठा करा, वो डेटा कुछ ऐसे बन गया। अब ये ऐसे बन गया। अब इतने पार्ट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और ये ऐसे वाले पार्ट में क्या हो रहा है, नेगेटिव। दोनों तरह का हो रहा है काम। तो यहां पे क्या होएगा, नो कोरिलेशन। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जहां पे क्लियर ट्रेंड का पता नहीं लग पाता। सही है। जहां क्लियर नहीं ना पता लगता, लोअर भी आ रहा है ऊपर को भी जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे, नो कोरिलेशन। कि कुछ किसी एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, हमें क्या पता किस तरह का हिसाब किताब है। सही है। वो सर्कल बनता होता है वहां पे प्रॉपर। देखो सर्कल का नेचर ही ऐसा है। ये देखो, ये सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। ये सर्कल को एक बार पढ़ने की कोशिश करना, यहां से यहां तक ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है। यहां से यहां तक क्या दिखा रहा है, नेगेटिव।
दोनों नेचर आ रहे हैं इसमें, तो कैसे प्रेडिक्ट करोगे? आर की वैल्यू क्या बन जाएगी इस केस में? 0। सही है, नो कोरिलेशन। तो स्कैटर डायग्राम यही है। इन केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन प्लॉटेड पॉइंट्स किधर जाएंगे बताओ? लोअर लेफ्ट से अपर राइट। इन केस ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन प्लॉटेड पॉइंट कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। इन केस ऑफ जीरो कोरिलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनेगा वहां पे, सर्कल बन जाएगा, कोई क्लियर पैटर्न है ही नहीं। सही है, डन है, क्लियर। ये हो गया स्कैटर डायग्राम। ये देखो, ये क्या है? पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसमें आर की वैल्यू बनेगी 0 से 1। ये कैसा? दूसरा परफेक्ट पॉजिटिव, आर की वैल्यू 1। तीसरे वाले में नेगेटिव है, बस नेगेटिव है, कैसा बनेगा? आर -1 से 0। चौथा परफेक्ट नेगेटिव, आर की वैल्यू -1। सही है, क्लियर। अब इसके बाद ये देखो एक सर्कल बन गया, सर्कल में कोई क्लियर पैटर्न ही नहीं है, तो ये कैसा बनेगा? नो कोरिलेशन। सही, क्लियर। इसके बाद ना इसके नुकसान क्या है? इसमें हमें ये तो पता लग गया पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव, कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, ये नहीं पता, मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो ये इसकी दिक्कत है। माना ये मेथड बहुत सिंपल है, कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ लोगों से बात करी, डेटा उठाया, प्लॉट किया, ट्रेंड देखा, नेचर पता लग गया। सिंपलेस्ट मेथड है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, हार्ड वर्क, क्लियर। बट इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि मुझे क्लियर ये नहीं पता, ये तो पता लग गया पॉजिटिव है, कितना, जब तक ये आएगा नहीं ना कितना, तब तक आप कुछ बता नहीं पाओगे। कितना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मान लो मुझे एड पे खर्चा करना है और अपना प्रॉफिट निकालना है, मेरे पास एक डेटा आएगा किसका? एक्सपेंस ऑन एड का, एक आएगा मेरा प्रॉफिट, इसको मैंने माना x, इसको मैंने माना y, और दोनों को स्टडी किया कि ऐड पे खर्चा बढ़ा के प्रॉफिट में कितना बढ़ावा हो रहा है। सही है, मैंने ग्राफ को नोटिस करा, इसके आर की वैल्यू ये, अब अगर मैं स्कैटर डायग्राम बनाऊंगा मुझे क्लियर दिखेगा ऊपर को जा रहा है ग्राफ, मतलब ये तो क्लियर है पॉजिटिव है, क्योंकि जितना ऐड पे खर्चा बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, ये तो क्लियर है। कितना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर सपोज आर की वैल्यू आ गई 0.45, एक डेटा में आर की वैल्यू आ गई 0.8, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नीचे वाला। ये क्या कह रहा है? अच्छा, आर की वैल्यू पहले कहां से कहां तक होती है? -1 से सेंटर में, जितना 1 के क्लोज होगा उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होएगा, जितना -1 के क्लोज होगा उतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होएगा। समझ गए, क्लियर। अब इसमें दोनों में से 1 के क्लोज कौन सा है? 0.8 है, तो 0.8 वाला जो डेटा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें आप इमीडिएट डिसीजन ले सकते हो, इसमें डिसीजन लेने के 100 बार सोचोगे कि भाई स्ट्रॉन्ग तो आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या पता प्रॉफिट बढ़े ही ना। ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का मेजर है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ 80% है, अच्छी उम्मीद है, लगा देते हैं पैसे। क्लियर। यहां 45% है, उम्मीद थोड़ी कम है, उम्मीद कम है तो पैसा लगाते वक्त सोचोगे कि भाई कहीं नुकसान ना हो जाए मेरा, पल्ले पड़ा। क्लियर है, डन। तो ये चीज है। अभी आर निकालने के तरीके क्या हैं, कि आर निकलता कैसे है, पॉइंट नंबर 7 में पढ़ेंगे कि आर कैसे फाइंड होएगा। यहां तक क्लियर है पहले? डन है। आपको इस बुक है सबके पास? एक बार रिव्यू 2 मिनट इसका रीडिंग कर दो एक बार, कोई पॉइंट ना समझ आए मुझसे पूछ लो।
हाँ जी, है कोई पॉइंट? पढ़ाई नहीं होगा है ना, मौज कर रहे होंगे बैठे। पढ़े हैं? बुक घर बोला है, बहुत बढ़िया, मुबारकें। चलो जी आगे। ये नेक्स्ट अब आर निकालने का तरीका, इसे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कहते हैं आर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है? कोवेरियांस ऑफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये आर निकालने का तरीका है। ठीक है, अब कोवेरियांस क्या होता है? कोवेरियांस एक्चुअल में देखें तो ये होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। इसका शॉर्टकट क्या बना दिया हमने? ये वेरियांस का भाई है। वेरियांस क्या था? समेशन एक्स स्क्वायर, वो के समेशन में एक्स स्क्वायर है तो यहां समेशन में एक्स वाई आ जाएगा। एक्स एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर सेम सेम, या एक्स इंटू वाई। ठीक है, डिवाइड बाय माइनस मीन का स्क्वायर था ना, यहां पे एक्स बार इंटू वाई बार, ये आपका बन जाएगा कोवेरियांस ऑफ एक्स वाई। सही है। ये ऊपर वाले को कैसे पढ़ेंगे? इट इज प्रोडक्ट ऑफ द, ये ना पेपर में लाइन लिखी आ जाएगी सीधी और आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। कोवेरियांस को डिफाइन करो एक बार। इट इज प्रोडक्ट ऑफ द, ये क्या है? एक्स माइनस एक्स बार, डेविएशन, डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम मीन। ये वाई माइनस वाई बार, डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम मीन, और उसका समेशन डिवाइड बाय एन। सही है। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? इट इज समेशन ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। समझ गए? दैट इज कॉल्ड कोवेरियांस। ये भी होता है, ये भी होता है, हम अपने कंफर्ट के लिए ये यूज कर लेते हैं। कई बार पेपर में वो लाइन लिख देते हैं कि एक्स और वाई का मीन से जो डेविएशन है उसका प्रोडक्ट का समेशन ये पर्टिकुलर चीज है और सैंपल साइज 100 है। बताओ कोवेरियांस क्या होएगा? अब वो लाइन ही नहीं इंटरप्रेट कर पाओगे। सही है, ये लाइन क्या? अच्छा वेरियांस का बताओ, वेरियांस कैसे बना था? वेरियांस का मैंने ट्रिक तो बता दिया था, एक्चुअल प्रोसेस क्या था उसका? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और इसका शॉर्टकट क्या बनकर आया था? समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब इसको डिफाइन करो जरा, वेरियांस को डिफाइन कैसे करोगे? इट इज समेशन ऑफ, किसका समेशन है? डेविएशंस के स्क्वायर का, डेविएशंस के स्क्वायर का। इट इज समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, किसकी डेविएशन? एक्स की। कहां से? मीन से, फिर उसका एवरेज लिया गया। सही है। ये किसका समेशन है? कोवेरियांस एक्स और वाई के डेविएशन के प्रोडक्ट का। सही है। फिर उसका क्या लिया गया है? एवरेज। ध्यान रखना इस बात का, पेपर में लाइन लिख देंगे सिद्धि, वो लाइन क्या है समझनी पड़ेगी हमें थोड़ी। ठीक है, डन है। चलो जी अब आर निकाल कर देखते हैं आर कैसे निकलेगा। मैं डेटा लिख देता हूं, उस डेटा में आप आर निकाल के देखें। एक्स और वाई 2, 7, 10, 12, 15 और 20, 3, 9, 10, 16, 15, 17। इसमें हमें आर की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? कोवेरियांस फाइंड करो पहले, फिर दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट करो भाई।
है? और रुक जा भाई, रुक जा, कोवेरियांस ऑफ एक्स वाई पहले, और रुक जाओ, समेशन एक्स वाई बाय एन, एक्स बार बाई बार। समेशन एक्स वाई कैसे निकालेंगे? डेटा है आपके सामने, 2 × 3 बराबर 7 × 9 बराबर 10 × 10 बराबर 12 × 16 15 × 15 20 × 17 बराबर जीटी। कितना आ रहा है? 926 डिवाइड बाय कितनी रीडिंग है? 6 माइनस एक्स बार, एक्स वाले जोड़ो, डिवाइड बाय 6 कितना? 11। फिर वाई वाले जोड़ो, ठीक है, पहले ये डिवाइड करो, 1 माइनस कितना आ गया? ये कोवेरियांस आ गया, ठीक है। कोई ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। हाँ तो क्या हो गया, कितना फर्क है? 26 ही तो मान लो, अप्रोक्स 26 मान लो इसे, डिवाइडेड बाय समेश सिग्मा एक्स, ये स्टैंडर्ड एविएशन था एक्स का। इसका निकालने का तरीका, पहले समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, जो भी आएगा उसका रूट करो, जल्दी करो। 2 × 2 बराबर 7 × 7 बराबर 10 × 10 12 × 12 15 × 15 20 × 20 बराबर जीटी, डिवाइड बाय 6 माइनस 11 का स्क्वायर, जो भी आया ये वेरियांस है, उसका रूट करेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन आएगा। करो, खींचो काम जल्दी। 5.71 मल्टीप्लाई वाई का निकालो, 3 × 3 9 × 9 10 × 10 16 × 16 15 × 15 17 × 17 बराबर जीटी 4.90। जो भी आ रहा है आंसर बता दो। ओए, इसे डिवाइड करके फाइनल आंसर क्या बनेगा? 0.928। ये 0.928 क्या इंडिकेट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, 1 के बड़ा क्लोज है, जितना 1 के क्लोज होएगा उतना उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होएगा, जितना 0 के, देखो 0 के पास है पॉजिटिव, क्या इंडिकेट कर रहा है? वीक पॉजिटिव। अगर प्लस है ना, होएगा पॉजिटिव ही, 0 के पास है तो वीक है, 1 के पास है तो स्ट्रॉन्ग है। अगर नेगेटिव है, होएगा, सपोज वैल्यू नेगेटिव आ गई, होएगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन। डिपेंड करेगा कितना किसके पास है, 0 के पास नेगेटिव है तो वीक नेगेटिव, -1 के पास है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, ये फर्क है बस। क्लियर? मतलब आपकी प्रेडिक्शन थोड़ी एक अच्छी हो जाती है, थोड़ा भरोसेमंद हो जाती है। अगर आर की वैल्यू जैसे 0.9 आ गई, मतलब इस पे आप ब्लाइंडली पैसा लगा सकते हो इसके ऊपर, कि आपको पता लग गया कि प्रॉफिटेबल है और अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है इसकी। सही है, तो ये इसलिए हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। भाई सभी को क्लियर है आर कैसे निकालना है? आर में कोई डाउट है? डन है। एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से कर देना। ये 12 15 18 25 32 2 7 10 15 12 निकालो, इसका आर क्या होएगा? कैलकुलेशन स्पीड अप करो, कैलकुलेटर थोड़ा तेज चलाओ।
आर आ गया 0.808। चलिए जी जल्दी से इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोवेरियांस पे आ जाओ। कोवेरियांस समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। समेशन एक्स वाई निकालो पहले। 12 इंटू 2 बराबर 15 इंटू 7 बराबर 18 इंटू 10 25 इंटू 15 32 इंटू 12 बराबर जी टी डिवाइड बाय 5। जी टी से कितना आ रहा है 1068 डिवाइड बाय 5 माइनस एक्स का मीन वाई का मीन 12 15 18 25 32 डिवाइड बाय 5 20.4 9.2। सॉल्व कर लो इसे। 213 पॉइंट माइनस 187.18। आगे 92। ये कोवेरियांस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इसके लिए 12 इंटू 12 15 इंटू 15 18 इंटू 18 25 इंटू 25 32 इंटू 32 बराबर जी टी डिवाइड बाय 5 माइनस 20.4 का स्क्वायर बराबर जो भी आया ये वेरियांस है इसका रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 7.27। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इसकी कैलकुलेशन हाँ चलो जो भी है। इसका कैसे निकालोगे भाई? इसका करेंगे कैलकुलेशन पहले 2 इंटू 2 7 इंटू 7 10 इंटू 10 15 इंटू 15 12 इंटू 12 बराबर जी टी डिवाइड बाय 5 माइनस 9.2 है ना। हाँ 9.2 का स्क्वायर बराबर जो भी आ गया ये वेरियांस है इसका रूट करके जो भी आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। 4.44 आ गया। आर की वैल्यू 25.92 डिवाइड बाय 7.22 4.44 0.88 0.808 मतलब ये भी सही है 80% के आसपास है ये अच्छी प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये भी इसको भी क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव है कोरिलेशन है सही है। आर के लिए जज करने का तरीका क्या है ये 1 है ये -1 है यहां 0 आएगा। अगर आर है तो पॉजिटिव बट यहां कहीं पे है मतलब वीक पॉजिटिव कोरिलेशन यहां पे है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव यहां पे है परफेक्ट पॉजिटिव यहां पे है वीक नेगेटिव यहां पे है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव यहां पे है परफेक्ट नेगेटिव। समझ में आ गया क्लियर? ये इसका स्केल है जज करने का कि आपको आर कैसे जज करना है सही है। इसी के ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है सारी। डन है क्लियर है कोई डाउट भाई? सही। अब एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है ये जरा आप एक बार चेक कर लो ये दिया हुआ पढ़ो इसे। जो मैंने आपको बताया था वो लाइन दे देंगे वही दी हुई है ये लाइन पढ़ो ध्यान से। समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन मतलब ये क्या दिया हुआ है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 122 दिया हुआ है तो कोवेरियांस सीधा निकल आएगा। कोवेरियांस के लिए मत्थे मत मारना 122 डिवाइड बाय 15 सीधा निकल आया। ये पर्पस था मेरा वो बताने का सही है। हाँ जी ये समझ आई चीज भाई ये डायरेक्ट निकल आएगा इसमें कुछ आपको अलग से करना ही नहीं है। 122 डिवाइड बाय 15 कितना आ रहा है 8 पॉइंट। कोवेरियांस तो सीधा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी बाकी है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इसके लिए पहले वेरियांस चाहिए होएगा
अब देखो एक लाइन और दे रखी है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन किसका, एक्स का, क्या दिया हुआ है ये, मतलब ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 136 डिवाइडेड बाय एन, ये क्या आ गया वेरियांस आ गया, इसका रूट करके क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। पल्ले पड़ा, डेफिनेशंस भी याद रखनी है, क्या डेफिनेशंस में कहा गया था, सही है। ये कितना आया करो कैलकुलेट 3.01। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, इसका रूट भी तो करना है अभी, ये रूट करके आया है 3.01, ये ना भाई रूट करने के बाद आया है, डिवाइड करके नहीं आया, ध्यान रखना। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकालना है, समेशन ये क्या बनेगा समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये 138 दिया हुआ है डिवाइड बाय 15। रुको एक मिनट, ये बताओ पहले कितना आ रहा है 9.2 आ रहा है, इसका रूट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 3.0। अब अपना निकलेगा आर, आर की वैल्यू बोलो क्या आएगी, कोवेरियांस 8.33 डिवाइड बाय 3.01 3.03, चेक करो 0.91 आ रहा है, 0.91 आ रहा है, मतलब 91% मान लो आप कि 91% है, क्या है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है इसमें भी, ये डेफिनेशंस देख लो सब दिया हुआ है, सही है भाई क्लियर। कोवेरियांस का बताओ चलो एक बार जल्दी, कोवेरियांस का डेफिनेशन क्या था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय, और इसका शॉर्टकट समेशन एक्स वाई बाय माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। इसको बोलोगे कैसे, इसे सम ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर मीन, और उसका एवरेज किया हुआ है, सही है। वेरियांस बताओ भाई, वेरियांस ऑफ एक्स समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको डिफाइन करो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन, उसके बाद उसका एवरेज किया हुआ है, सही है। और इसका शॉर्टकट भी था, क्या था वो, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सिमिलरली वेरियांस ऑफ वाई है, वेरियांस ऑफ वाई क्या है, समेशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वाई बार का स्क्वायर, सही है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आगे यूज भी होनी है भाई, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन। अब जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आर की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से निकाल दो, फास्ट करना, मैं टाइम आपका नोट कर रहा हूं। एक एक एंट्री बताते रहना जो यूज होनी है, समेशन एक्स वाई पहले यूज होगा ना ये कोवेरियांस के वक्त, 10 30 12 35 18 45 16 44 15 42 19 48 18 47 17 46 बराबर जीटी, बता दो कितना आ रहा है, फास्ट खिंचो काम है 54, फिर समेशन एक्स बोल लो एक बार, ये मीन में यूज होगा, समेशन एक्स 10 12 18 16 15 19 18 17, समेशन एक्स करो, समेशन वाई निकाल लो, समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लो, समेशन वाई स्क्वायर निकाल लो, ये सब चीजें काम आएंगी।
ये सब कुछ ही काम आएगा। समेशन एक्स बता दो एक बार जल्दी, कितना आ रहा है? पॉइंट कहां से आ गया? एक्स बार एक्स अकेला ही है। चलो जो भी आ रहा है कर लो, करो करो जल्दी करो भाई। कोवेरियांस समेशन एक्स वाई बाय एन, कितनी रीडिंग आई? 8 माइनस एक्स बार कितना है? 17.2 आ रहा है, चेक कर लो भाई, यही आ रहा है। चलो आर की वैल्यू निकालने के लिए कोवेरियांस तो अपने पास आ गया 17.2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई की। एक्स की निकालो, एक्स के लिए सीधा हिसाब किताब है, 10 इंटू 10, 12 इंटू 12, 18 इंटू 18, 16 इंटू 16, 15 इंटू 15, 19 इंटू 19, 18 इंटू 18, 17 इंटू 17 बराबर जी टी डिवाइडेड बाय 8 माइनस मीन का स्क्वायर, जो भी आएगा उसका रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.98। चेक कर लो भाई, यही आ रहा है, यही आ रहा है 2.98। वाई का 30 इंटू 30, 35 इंटू 35, 45 इंटू 45, 44 इंटू 44, 42 इंटू 42, 48 48, 47 47, 46 46 बराबर जी टी डिवाइड बाय 8 माइनस वाई के मीन का स्क्वायर, जो भी आया वो वाई का वेरियांस है, रूट करके वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। बोलो बोलो, कुछ आया? कितना आ रहा है? क्या कोवेरियांस 17.2 ही आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करो एक बार, कोई ना वो चेक कैलकुलेशन देख लेना। 5.94। कैलकुलेटर तेज चलाओ भी थोड़ा, पेपर में स्पीड खींचनी पड़ेगी तो ही टाइम मैनेज होएगा। मान लो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आगे, अब की बार लेंथी पेपर आया ना, तभी कह रहा हूं मैं ये, अब की बार का सितंबर का पेपर लेंथी था थोड़ा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करना पड़ रहा था, इसलिए स्पीड बढ़ाओ अपनी थोड़ी। है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू भाई 0.97 आ रही है, चेक करो, सही है, निकाल लोगे? चलो बाकी करेंगे कल, ये देख लेना एक बार कितना आ रहा है।